जरा सोचिए, हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं। आज हम ब्राउजर्स के पिछले 30 सालों के इतिहास और विकास का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट सत्ता, मोनोपोली और हमारी डिजिटल प्राइवेसी के इर्द गिर्द बुनी गई एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जो सीधे तौर पर हम पर असर डालती है। अब सबसे पहले इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 95%। साल 2002 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास ग्लोबल ब्राउज़र मार्केट का 95% हिस्सा था। मतलब दुनिया में लगभग हर कोई सिर्फ एक ही ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बाजार पर किस कदर पूर्ण एकाधिकार यानी एब्सोल्यूट डोमिनेंस हासिल किया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डोमिनेंस सिर्फ बेहतरीन तकनीक की वजह से मिला था? बिल्कुल नहीं। एक माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव का ये मशहूर बयान नेटस्केप की हवा बंद कर दो उनकी उस आक्रामक बिजनेस स्ट्रैटेजी को साफ छलकाता है। उन्होंने क्या किया, विंडोज 95 के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट रूप से बंडल कर दिया। मकसद एकदम क्लियर था, शुरुआती कॉम्पिटिटर नेटस्केप को पूरी तरह से कुचलना, और उन्हें बिना किसी मेहनत किए बढ़त मिल गई। इस विश्लेषण में हम इस पूरी टाइमलाइन को 6 अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले ब्राउज़र युद्ध से, फिर देखेंगे ओपन सोर्स क्रांति, क्लोज्ड इकोसिस्टम की पाबंदियां, वेब स्टैंडर्ड्स की कीमत, एनोनिमिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और अंत में बात करेंगे उन पायोनियर्स की जिन्होंने सारे नियम तोड़ दिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पहला ब्राउज़र युद्ध। 90 का वो दशक जिसने इंटरनेट एक्सेस की शुरुआती लड़ाई तय की। जरा इस सफर की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1994 में नेटस्केप 80% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर था। फिर 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है और 2002 आते आते वो 95% पर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस एक्सप्लोरर ने इतनी तेजी से मार्केट कैप्चर किया था, उसका अंत उतना ही धीमा और निराशाजनक रहा। आखिरकार 2022 में माइक्रोसॉफ्ट को इसे ऑफिशियली शट डाउन करना ही पड़ा। यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जब आपको बिना किसी कंपटीशन के डिफ़ॉल्ट मोनोपोली मिल जाती है, तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, यानी तकनीकी ठहराव आ जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ठीक यही हुआ। कंपटीशन खत्म होने के बाद इसका डेवलपमेंट लगभग रुक गया। सिक्योरिटी में ढेरों खामियां आने लगीं और यूज़र एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो गया कि लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन गया था। अब आते हैं भाग 2 पर, ओपन सोर्स क्रांति। जब कॉर्पोरेट मोनोपोली बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो जमीनी स्तर पर इसका जवाब कैसे दिया गया, आइए ये समझते हैं। ये टेक दुनिया की सबसे बेहतरीन कमबैक स्टोरीज में से एक है। 2003 में नेटस्केप भले ही खत्म हो रहा था, लेकिन अपने आखिरी वक्त में उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपना पूरा कोड ओपन सोर्स कर दिया, और उसी कोड की नींव पर 2004 में मोज़िला फायरफॉक्स का जन्म हुआ। ये एक ऐसा ब्राउज़र था जो किसी कंपनी के शेयरधारकों को मुनाफा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि फायरफॉक्स ने हमेशा प्राइवेसी को सबसे ऊपर क्यों रखा। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग रोकना हो, या फिर फेसबुक जैसी साइट्स के लिए अलग से मेटा कंटेनर बनाना हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये आज भी गूगल के क्रोमियम इंजन पर निर्भर नहीं है। ये असल मायनों में एक स्वतंत्र विकल्प है जो अपनी पहचान खुद बनाए हुए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, क्लोज्ड इकोसिस्टम यानी वॉल्ड गार्डन की पाबंदियां। यहां बात होगी एप्पल के उस विशाल प्रभाव की जो डिवाइसेस को पूरी तरह से लॉक करने की फिलॉसफी पर टिका है। यहाँ जो स्थिति है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। iOS पर आपको लगता है कि आपके पास ढेरों चॉइस हैं। आप क्रोम डाउनलोड करते हैं, फायरफॉक्स या ब्रेव इंस्टॉल करते हैं। लेकिन सच बताऊं, अंदर ही अंदर एप्पल के सख्त नियमों के चलते इन सभी को सफारी के ही वेबकिट इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी तकनीकी तौर पर ये सारे ब्राउज़र सिर्फ एक अलग स्किन पहने हुए सफारी ही हैं। हमारी चॉइस बस एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। अब इस क्लोज्ड इकोसिस्टम या वॉल्ड गार्डन की कुछ अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। एक तरफ सफारी एप्पल हार्डवेयर के लिए इतना बेहतरीन ऑप्टिमाइज्ड है कि आपको शानदार बैटरी लाइफ और स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग प्रिवेंशन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बंद सिस्टम है। यूजर्स और डेवलपर्स के लिए इतनी सख्त सीमाएं तय कर दी गई हैं कि बाहरी इंजन्स और पूरी आज़ादी के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचती। अब आते हैं भाग 4 पर, वेब स्टैंडर्ड्स की कीमत। यहां से उस मॉडर्न ब्राउज़र की कहानी शुरू होती है जिसने 2008 के बाद इंटरनेट को ब्राउज़ करने का नज़रिया ही बदल कर रख दिया।
जरा इस डोमिनेंस के आंकड़े पर गौर कीजिए। आज की तारीख में गूगल क्रोम के पास ग्लोबल मार्केट का 65% हिस्सा है। बाकी सारे ब्राउजर्स मिलकर सिर्फ 35% पर हैं। क्रोम ने यह मुकाम महज अपनी जबरदस्त स्पीड, सिंपल डिजाइन और गूगल की बाकी सर्विसेज के साथ अपने बेहतरीन इंटीग्रेशन के दम पर हासिल किया है। लेकिन सवाल वही है, इस भारी सुविधा की कीमत क्या है? क्रोम आपको एक्सट्रीम स्पीड देता है, ये सच है, लेकिन बदले में ये आपके सिस्टम की भारी रैम खींच लेता है, जिससे कई टैब्स खोलने पर कंप्यूटर धीमा पड़ने लगता है। और उससे भी बड़ी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रोम को बनाने वाली कंपनी का मेन बिजनेस एडवर्टाइजिंग है। उनका पूरा मॉडल यूजर डेटा पर टिका है और क्रोम का आर्किटेक्चर उसी बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 5 का, एनोनिमिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट मार्केट शेयर की इस दौड़ से बिल्कुल अलग, कुछ ब्राउज़र्स सिर्फ हमारी डिजिटल सर्वाइवल और पहचान छुपाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है। ये अनियन राउटिंग का इस्तेमाल करता है, मतलब आपके इंटरनेट ट्रैफिक को प्याज के छिलकों की तरह कई एन्क्रिप्टेड लेयर्स में लपेट दिया जाता है। फिर आपका डेटा दुनिया भर में फैले वॉलंटियर सर्वर्स के बीच बाउंस होता है। इस पूरी प्रक्रिया में लोडिंग स्पीड जरूर कम हो जाती है, लेकिन आपकी पहचान और आपके मूल स्रोत को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। और टॉर की कहानी में एक कमाल की ऐतिहासिक विडंबना छिपी है। 90 के दशक में इसे अमेरिकी नौसेना ने अपने सुरक्षित सरकारी कम्युनिकेशंस के लिए बनाया था। लेकिन आज यही टॉर दुनिया भर में विसल ब्लोअर्स, पत्रकारों और आम नागरिकों के लिए तानाशाही सरकारों की सेंसरशिप से बचने का सबसे बड़ा और अहम टूल बन चुका है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, भाग 6, पायनियर्स और नियम तोड़ने वाले। यहाँ हम उन अंडरडॉग ब्राउजर्स की बात करेंगे जिन्होंने भले ही कभी मार्केट शेयर की जंग न जीती हो, लेकिन इंडस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाया। ओपेरा ब्राउजर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज हम जिन फीचर्स को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, जैसे अलग अलग टैब्स में ब्राउजिंग करना, पॉपअप्स को ब्लॉक करना, इनबिल्ट वीपीएन का इस्तेमाल या फिर वो स्पीड डायल वाला होम पेज, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी चीजें क्रोम या फायरफॉक्स से बहुत पहले ओपेरा ने ही इन्वेंट की थीं। उनका इनोवेशन कभी रुका ही नहीं, यहां तक कि आज उनका गेमर्स के लिए बनाया गया ओपेरा GX भी अपने आप में एक मिसाल है। अब जरा इतिहास के सबसे बड़े यू टर्न को देखिए। 90 के दशक में जिस माइक्रोसॉफ्ट पर अपना ब्राउज़र थोपने के लिए बड़े बड़े एंटी ट्रस्ट मुकदमे हुए थे, उसी कंपनी ने 2018 में चुपचाप अपनी हार मान ली। उन्होंने अपने खुद के इंजन को छोड़ दिया और अपना नया ब्राउज़र एज अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी गूगल के ओपन सोर्स क्रोमियम इंजन की नींव पर बना दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट था। और हाँ, प्राइवेसी का दावा करने वाली दुनिया भी पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट नहीं है। डक को ही ले लीजिए, जिसे प्राइवेसी का चैंपियन माना जाता है। 2022 में उन्हें भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के ट्रैकर्स को अपने ब्राउज़र से गुजरने की अनुमति देनी पड़ी थी। हालांकि उन्होंने इसे बाद में ठीक कर लिया, लेकिन ये घटना साफ दिखाती है कि आज के जटिल डिजिटल लैंडस्केप में 100% प्राइवेसी बनाए रखना कितना मुश्किल है। फिर हमारे पास आर्क ब्राउज़र जैसी मिसालें हैं। 2008 के बाद से ब्राउज़र का डिज़ाइन लगभग एक जैसा ही दिखता था। आर्क ने पहली बार इसके विजुअल लेआउट को पूरी तरह बदल दिया, टैब्स को साइड बार में डाल दिया और स्पेसेस बनाए। लेकिन फिर क्या हुआ? 2025 में अचानक उन्होंने इस शानदार प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए मैदान की ओर रुख कर लिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर। OpenAI के ChatGPT, एटलस जैसे AI ब्राउज़र्स के आने के बाद हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या ये AI इंटीग्रेशन हमारी ब्राउजिंग का अल्टीमेट फ्यूचर है, या फिर ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और बड़ा डेटा कलेक्शन टूल बनने जा रहा है? डिजिटल प्राइवेसी के इस नए दौर में हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।